वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो इतिहास का मॉडल पेपर 3 है उसको हल करेंगे। ये हमारा 3rd नंबर का वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने जो इसका मॉडल पेपर 1 और 2 था उसको हल किया था। आज हम इसका मॉडल पेपर 3 हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों आज का जो पहला सवाल है इसके अंदर हमें बोला गया है खंड ए की बात करें तो बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल 1 से लगाकर 18 हमारे एबेसद हैं, उनको हम एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो हमारा बच्चों चोलिस्तान कहलाता है। यानी पाकिस्तान का वह क्षेत्र जो हमारे थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है उसको हम चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। बाण भट्ट किस शासक के राज कवि थे? तो वो हर्षवर्धन के राज कवि थे। हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी हड़प्पा स्थल है उसमें नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो हमारा सोर्तुगई से मिले हैं। अगला है, किस उपनिषद में कई लोगों को और उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है? तो वो हो जाएगा हमारा बृहदारण्यक। क्या हो जाएगा इसका? बृहदारण्यक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? उसका हमें नाम बताना है। तो वो थी महाप्रजापति गौतमी थी। अगला है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ब, यानी वो कहाँ का निवासी था? फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांस देश है वहाँ का निवासी था। अगला है, गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर बनाया गया था, यानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। अगला है, शासक में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी उलमा कहलाते हैं। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यानी हमें उसका नाम बताना है। तो वो राम राय के द्वारा सेना का प्रतिनिधित्व किया गया था। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कब बनाया गया था? तो इनको जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो 1815 के अंदर बनाया गया था। अगली बात करें कि तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत में किस भाग में हुआ था? यानी जो तंबाकू है सबसे पहले भारत के किस राज्य या किस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो वो हो जाएगा हमारा बच्चों दक्षिणी भारत के अंदर प्रारंभ हुआ था। खुद कास्त तथा पाही कास्त कौन थे ये हमें बताना है। तो वो लोग किसान थे, उनको हम खुद कास्ट या पाई कास्ट के नाम से भी जानते हैं। बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने स्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिर्जापुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ब, यानी अगर 15 की बात करें तो ऑप्शन नंबर स, यानी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? वो तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और अजंता की गुफाएं कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वो 1928 के अंदर भारत में आया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। धम्म के प्रचार के लिए नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो वहां पे धम्म महामात की नियुक्ति की गई थी। तो आंसर क्या होगा? धम्म महामात। क्या हो जाएगा बच्चों? महामात की नियुक्ति की गई थी। अगला है, गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहा जाता है? तो उसको बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? बहिर्विवाह हो जाएगा। अगला है, ज्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? तो वो बच्चों पाली भाषा में है। कौन सी भाषा हो जाएगी? पाली भाषा के अंदर है। भारत में पुर्तगालियों का आरंभ लगभग कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी के अंदर उनका भारत में आगमन हुआ था। अगला है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए रेत या शब्द का उपयोग किया जाता है। तो वो बच्चों हो जाएगा मुजरियान। क्या हो जाएगा? मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता है। तो वो होगा राजा शब्द का प्रयोग। राजा शब्द का प्रयोग जो शक्तिशाली होते हैं उनके लिए
किया जाता है। चलो अगला देख लेते हैं। अगले की बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसके अंदर हमें 1 से 11 तक अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का जो वेटेज होने वाला है वो 1 नंबर का होने वाला है। पहला है हड़पाई मोहर किससे बनाई जाती थी, तो वो बच्चों हो जाएगी हमारी सेल खड़ी पत्थर से। कौन सा पत्थर होगा? सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती है। अगला है अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था, तो बच्चों पाणिनि ने लिखा था। कौन होगा इसका? पाणिनि ने इसका ग्रंथ की रचना की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे, तो बच्चों सातवाहन वंश। कौन सा हो जाएगा? सातवाहन वंश से क्या थे? वो संबंधित थे। अगला है इब्न बतूता को किस शासक ने दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर क्या होगा बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तुगलक। अगला है 15वीं शताब्दी के दक्षिणी भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो हो जाएगा बच्चों अब्दुल रज्जाक। क्या हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक इसका सही आंसर होगा। अगला है अंडान कौन थी, तो बच्चों स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवार स्त्री थी। कौन सी थी? प्रथम अलवार स्त्री थी, यानी स्वयं को क्या मानती थी? विष्णु की प्रेयसी यानी विष्णु से प्रेम करने वाली मानती थी, और उन्होंने छंद व्यक्त करने वाली प्रथम कौन थी? अलवार स्त्री थी। अगला है बासवना के अनुयायी क्या कहलाते हैं, यानी हमें बताना है कि जो बासवना था उसके अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों यहाँ पर 2 नाम हो जाएगा, एक तो वीरशैव व लिंगायत। क्या होगा? वीरशैव या लिंगायत। क्या हो जाएगा? लिंगायत। ये 2 नाम उनके हैं। अगला है उन 2 प्रांतों के नाम लिखिए जहां महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने व गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थे, तो बच्चों वहां पर 2 हो जाएगा, पंजाब और बंगाल। 2 नाम कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? पहला तो हो गया हमारा पंजाब, और दूसरा क्या हो जाएगा? बंगाल। ये दोनों क्या थे? स्वतंत्र थे। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले संथालों का नेता कौन था, तो बच्चों हो जाएगा सिंधु माझी। क्या होगा इसका आंसर? सिंधु मांझी इसका सही आंसर होगा। अगला है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो बच्चों ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? गांधी जी को महात्मा की, तो वो हो जाएगा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों 26 नवंबर 1949 को। क्या हो जाएगा? 1949 को। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 26 नवंबर। तो बच्चों ये हमारे अति लघुतरात्मक 11 प्रश्न पूछे गए थे। वैसे आप इनके आंसर यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। अगर आपको कोई आंसर में डाउट है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला है दीवाने पिए वह पिए दस्सी का अर्थ बताइए। यानी यहाँ पर हमें देवानान पिए वह साथ में पी दस्सी का अर्थ बताना है। तो देवान पिए का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, यानी जो लोग क्या होते हैं देवताओं के प्रिय होते हैं उनको देवनाई पिए कहा जाता है। पियदस्सी किसको कहते हैं? देखने में क्या हो, जो सुंदर हो उसको हम पियदस्सी कहते हैं। तो देवाना पिय वह पियदस्सी सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई उपाधियां थी, यानी उपाधियां किसके द्वारा दी गई थी? ये जो सम्राट अशोक थे उनके द्वारा ये 2 उपाधियां दी गई थी। साथ ही बोला है अगला क्वेश्चन है जेम्स प्रिंसेप कौन था, इसके द्वारा किए गए शोध कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के पद का नियुक्त था। यानी यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप कौन था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी उसका एक अधिकारी का नाम था। उसने 1838 ईस्वी में ब्राही और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। यानी उसने 1838 में जो 2 लिपियां थी, कौन कौन सी? ब्राही और खरोष्टी, इन दोनों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया जाता है। यानी इसका उपयोग या तो अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप को यह जानकारी हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों का राजा का नाम अशोक भी लिखा था। यानी कहीं कहीं पर जो अभिलेख थे उन पर नाम किसका लिखा जाता था? राजाओं का। अगला है 600 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के
यानी 600 ईस्वी से पूर्व और 600 तक के मध्य आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में कुछ परिवर्तनों के समकालीन समाज का प्रभाव क्या हुआ। तो वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। संपत्ति के असंगत वितरण से सामाजिक विषमताओं में वृद्धि हुई। यानी इसके ये जो 3 कारण थे ये आप देख सकते हैं। इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर क्यों चकित हुए, समझाइए। यानी इब्न बतूता भारत की जो डाक प्रणाली थी उसको देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे। तो इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली को देखकर चकित हो गए क्योंकि भारत की डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंधु से दिल्ली यात्रा से 50 दिन लगते थे, वहीं सुल्तान तक गुप्तचरों की खबरें मात्र 5 दिनों में ही पहुंच जाती थी। इसके अतिरिक्त इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरियों तक सूचना पहुंचाई जा सकती थी, बल्कि अपना सूचना पर माल भी भेजा जा सकता था। अगला है स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो गोपुरम मंदिर स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता है। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बनवाए। राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। उन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता था। अगला है विजयनगर शहर में जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाती थी। तो विजयनगर शहर के लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक कुंड से की जाती थी। लगभग सभी जल धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अनेक हौज बनाए गए थे। इन हौजों में कलमपुरम जलाशय महत्वपूर्ण था। इस हौज से न केवल आसपास के खेतों में सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था। हिरिया नहर की यह संबंधी एक महत्वपूर्ण संरचना थी। कर्णकूट प्रणाली क्या थी ये हमें बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अकबर के समय कर्णकूट प्रणाली राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी। हिंदी में कर्ण का अर्थ होता है अनाज, कूट का अर्थ होता है अनुमान। इसके अनुसार फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में बांटा गया है, अच्छा, मध्यम और खराब। इस प्रकार संदेह दूर किया जाना चाहिए। प्राय अनुमान से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही परिणाम देता है। अगला है 5वीं रिपोर्ट क्या थी। तो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में जमींदारों और रियतों यानी किसानों की अर्जियां तथा अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित संख्या की तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल तथा मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखी हुई टिप्पणियां शामिल थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था। तो क्यों कर लिया था। तो 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह कर दिया। विद्रोह सैनिकों के 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बताया कि अंग्रेज उन्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस दांतों से खींचने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। इन परिस्थितियों में मुगल सम्राट को विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा था। एक शक्तिशाली केंद्र के विषय में के संतनम के विचार लिखिए। तो एक शक्तिशाली केंद्र के विषय में के संतनम ने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक है। यदि केंद्र के पास आवश्यकताओं से अधिक जिम्मेदारियां होगी तो वह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों को राज्यों को सौंपने से केंद्र अधिक मजबूत हो सकता है। अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला है खंड से, तो मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं अथवा है मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो प्रत्येक नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग दुर्ग और दूसरा हो जाएगा निचला शहर। कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते हैं। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का समस्त भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र में सीमित था। ईंटें एक निश्चित अनुपात में होती थी। मोहनजोदड़ो में नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कें तथा गलियों में लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण पर काटती। अथवा का प्रश्न है मनके बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो चलो पढ़ लेते हैं मनके का मतलब होता क्या है।
तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों को कार्निलियन यानी सुंदर लाल रंग का जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से शल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश इनमें छेद करने के साथ ही मनके बनाने की प्रक्रिया पूरी होती थी। चंदू, दड़ो, लोथल तथा धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला है सिख मत गुरु नानक की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है मध्यकालीन भारत में धार्मिक क्षेत्र में कौन से नवीन परिवर्तन हुए हैं। तो पहला है सिख मत। क्या है? तो सिख मत गुरु नानक के धर्म के बाहरी अवंडरों, यज्ञ, मूर्ति पूजा, कठोर तप का विरोध किया। उन्होंने रब की उपासना के लिए उनके निरंतर स्मरण व नाम के जप पर बल दिया। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकार दिया। परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं होता है। अथवा का प्रश्न है इस युग में नाथ, जोगी तथा सिद्ध आदि धार्मिक नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा है। ये लोग रूढ़िवादी ब्राह्मणियों व्यवस्थाओं में विरोधी थे। इनमें बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे जिन्हें जुलाहे सम्मिलित थे। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, उन्हें विचार आम लोगों की भाषा में प्रस्तुत किए। इस युग में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई जिससे राजपूत राज्यों तथा ब्राह्मणों का प्रारंभ हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। इस युग में सूफी मत का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख कीजिए। अथवा का प्रश्न है अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता निष्कासन से लोगों को दुख और अपमान का एहसास क्यों हुआ था। जो पहला प्रश्न है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मौलवियों में से एक थे। उन्होंने 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार कर लोगों को विद्रोह के लिए तैयार किया। इन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता चुन लिया। इन्होंने चिन्हाट के युद्ध में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना को पराजित किया। मुस्लिम इन्हें इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत पैगंबर मानते थे। इनके बारे में लोगों की मान्यता थी कि इनके पास जादुई शक्तियां हैं, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जो अथवा का प्रश्न था इसको भी पढ़ लेते हैं। अवध का नवाब वाजिद अली शाह अवध की जनता से बड़ा लोकप्रिय था। लोग उसे दिल से चाहते थे। अतः नवाब के निष्कासन पर लोगों को प्रबल आघात हुआ। नवाब को अपदस्थ किए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी समाप्त हो गई थी। नवाब के निष्कासन से अनेक संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों को भी रोजी रोटी मिलती थी। अगला प्रश्न है बच्चों नई संविधान सभा के कांग्रेस प्रभावशाली क्यों थी। अथवा का प्रश्न है संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित होती है, स्पष्ट कीजिए। चलो दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने साम्राज्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की। यद्यपि मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई थी, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और वह पाकिस्तान की मांग जारी रखते हुए थे। प्रारंभ में समाजवादी भी संविधान सभा से परे, क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त और असंभव है। संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अथवा का प्रश्न है जब संविधान सभा में बहस हुई थी तो विभिन्न पक्षों के तर्क समाचार पत्रों में छपते थे तथा समस्त प्रस्तावों का सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए देश की जनता ने सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। कई भाषाएं अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। अगला है धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति के लोग शोषण के अंत की मांग करते हुए राजकीय संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। अब हमारे निबंधात्मक प्रश्न जो हमें 3 पूछे जाएंगे देख लेते हैं। सांची के सपूत के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं के योगदान का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है बौद्ध संघ पर एक निबंध
बच्चों यहाँ पर हमें 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इसको करना है। तो देखो, पहला है सांची के सपूत के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं का योगदान, यानी जो सांची के सपूत थे, स्तूप थे, उनके संरक्षण में भोपाल की जो शासिकाएं थी उनका क्या योगदान था। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं के योगदान निम्नलिखित है। सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान, भोपाल की शासिकाओं शाहजहां बेगम तथा उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम की पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण में बड़ी रुचि थी। संरक्षण का मतलब होता है बच्चों उसको बचाना। अगला है, उन्होंने सांची के विश्व प्रसिद्ध स्तूप के रखरखाव के लिए प्रचुर धन का अनुदान दिया। दूसरा था जॉन मार्शल द्वारा रचित पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुदान देना। जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। उन्होंने सुल्तान जहां की पुरातात्विक स्थलों के प्रति रुचि को देखते हुए अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने इस ग्रंथ के विभिन्न खंडों के प्रकाशन हेतु धन का अनुदान दिया। तीसरा है, संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण करवाया, यानी सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप स्थल पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला के निर्माण के लिए प्रचुर धन का अपना अनुदान दिया। अगला है, सांची के स्तूप को भोपाल राज्यों में सुरक्षित रखना, यानी 19वीं शताब्दी के यूरोपीय लोगों में सांची के स्तूप को लेकर बड़ी रुचि थी। प्रारंभ में फ्रांसीसियों ने सबसे बड़ी दशा में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने हेतु शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद अंग्रेजों ने भी सांची के पूर्वी तोरण द्वार को इंग्लैंड ले जाने की अनुमति मांगी, परंतु शाहजहां बेगम ने उन्हें सांची के स्तूप की प्लास्टर प्रतिकृतियों देकर संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार शाहजहां बेगम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सांची के स्तूप की मूल कृति भोपाल राज्य में अपने स्थान पर ही सुरक्षित रही। इस प्रकार यह स्तूप समूह बना रहा, तो इसके पीछे भोपाल के बेगमों के विवेकपूर्ण निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगला है, अथवा का प्रश्न, बौद्ध संघ बुद्ध के अनुयायी, यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्हें अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उनके शिष्यों का दल तैयार हो गया। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धम्म के शिक्षक भी बन गए। ये बौद्ध भिक्षु एक सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यधिक वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं होता था। वे दिन में एक बार भोजन करते थे। इसके लिए वे उपासकों से भोजन दान प्राप्त करने के लिए एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महिलाओं को संघ में सम्मिलित करना, यानी प्रारंभ में केवल पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, परंतु बाद में महिलाओं को भी संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात है कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोधों का बुद्ध ने महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान कर दी। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। संघ में सम्मिलित होने वाली कई स्त्रियां धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। कालांतर में वे भी थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त लिया हो। बुद्ध के अनुयायियों का विभिन्न सामाजिक वर्गों में सम्मिलित होना, यानी बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्णों से संबंधित थे। उनमें राजा, धनवान, बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्णों से संबंधित थे। उनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी सम्मिलित थे। संघ में सम्मिलित होने वाले सभी भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। तीसरा है, संघ की संचालन पद्धति। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके अंतर्गत लोग वार्तालाप के द्वारा एकमत होने का प्रयास करते थे। एकमत न होने पर मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता बाद के महीने महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे। अथवा का प्रश्न है, आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई नींव रखी। तो राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाली शक्तियों के प्रमुख थे। उन्होंने स्वतंत्र व अखंड भारत के लिए आजीवन युद्ध लड़ा। भारत के विभाजन के बाद भी उनका मंतव्य यही कारण था कि दोनों परस्पर सम्मान तथा मैत्री का संबंध बनाए रखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हुए विभाजन
विभाजन तथा सांप्रदायिक घटनाओं के बाद भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है, भारत के लोग अब सभी वर्गों व धर्मों की समानता के लिए कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य से बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद दिल्ली आ गए। यहाँ से वे पंजाब से दंताग्रस्त क्षेत्रों की ओर जाना चाहते थे, परंतु उन्हें कहकर रोक दिया गया कि उन हिंदुओं तथा सिखों की पीड़ा की बात क्यों नहीं करते हैं जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस के अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध रक्षा करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के दिन गांधी जी कलकत्ता में विद्यमान थे, जहां उन्होंने 24 घंटों का उपवास दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि स्वतंत्रता अकल्पनीय कीमत पर मिली है। 30 नवंबर 1948 को एक चरमपंथी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। अनेक अवसरों पर गांधी जी को उपहास करने वाली अमेरिका टाइम पत्रिका ने उन्हें इस बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से की, क्योंकि इन दोनों में मानव मात्र की समानता, भाईचारे में अगाध विश्वास था। उनकी मृत्यु पर जॉर्ज ऑरवेल तथा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों में भी मर्मस्पर्शी शोक संदेश भेजे। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। लोक छवियों में महात्मा गांधी को देवता का रूप दे दिया गया। इस कारण बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण माना है। अगला है जो हमारा 8वां का प्रश्न है, हमारे विचार में नमक यात्रा ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। इन्हें निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलते हुए नमक यात्रा शुरू की। 3 हफ्तों के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसी के साथ देश के विभिन्न भागों को समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। देश भर में आंदोलन अनेक रूपों में फैला। देश के विशाल भागों में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश आंदोलन का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए उन्हें दलितों की सेवा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। आपने दलितों के साथ भी स्वराज के हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे थे। हजारों वॉलेंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्यों के लिए सामने आ रहे थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने मदों से इस्तीफा दे दिए। इस घटना से गांधी जी को संसार भारत में प्रसिद्ध कर दिया। इस सत्याग्रह से भारतीय महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। स्त्रियों ने शराब की दुकानें तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया तथा अपने आप ही गिरफ्तार के लिए प्रवेश किया। इस सत्याग्रह से अंग्रेजों को पता चला कि अब उनका राज बहुत टिका हुआ नहीं रह सकेगा, उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्न बिंदुओं को हमें दर्शाना है, यानी हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं जिनको हमें भारत का जो मानचित्र है उसके अंदर हमें एक एक करके सभी को फिल करना है। चलो हम एक एक करके सभी को बड़ी आसानी से फिल करने का प्रयास करते हैं कि हम इनको भारत का जो मानचित्र है उसमें कौन सी जगह कहाँ पे आएगी। तो बच्चों देखो, भारत के मानचित्र में कौन कौन सी जगह दे रखी है। पहला है औरंगाबाद, दूसरा है चौरी चौरा, तीसरा है ब्रह्मागिरी, चौथा है हैदराबाद, उसके बाद जो लास्ट नाम है हमारा इलाहाबाद है। 8वां का प्रश्न है, इसके अंदर भी हमें भारत का मानचित्र है जिसके अंदर हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है। एक हो गया हमारा शिमला, सांची, बलिया, सूरत और सतारा। चलो एक एक करके देख लेते हैं पहले नाम कौन कौन से थे। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम यूपी की बात करें तो चौरा चौरी कहाँ है, यूपी के अंदर है। इलाहाबाद कहाँ है, हमारा जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। औरंगाबाद की बात करें तो ये हमारा जो महाराष्ट्र है उसके अंदर स्थित है। अगली बात करें ब्रह्मागिरी, तो ये हमारा कहां पर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कर्नाटक राज्य के अंदर हो जाएगा। हैदराबाद की बात करें तो ये हमारा जो तेलंगाना है उसके अंदर स्थित है।
अगले की बात करें बच्चों तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा था शिमला की बात करें तो ये हमारा उत्तराखंड के हो जाएगा। अगर हम बात करें एमपी के अंदर हमारा सांची हो जाएगा, और हमारा जो गुजरात है उसके अंदर सूरत हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर सतारा हो जाएगा, और साथ ही जो हमारा यूपी है उसके अंदर हमारा बलिया हो जाएगा। तो बात बच्चों आज हमने जो कक्षा 12 का इतिहास का मॉडल पेपर 3 था जो संजीव डेस्क वर्क के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसको हमने बड़ी आसानी से पढ़ने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी हमने भूगोल और इतिहास का मॉडल पेपर डालना स्टार्ट किया है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए क्लास 12 का तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।